हमारी चल रही थी मॉडल पेपर सीरीज जो लेवल 1 लेवल 2 के लिए कॉमन क्वेश्चन आएंगे, उनके 90 क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं कॉमन क्वेश्चन, उनकी जो मॉडल पेपर की सीरीज है वो चल रही है। उसके अंदर हमने 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। 4th नंबर मॉडल पेपर देखते हैं दोस्तों। देखें, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या किस जिले के अंदर है? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन झुंझुनू के अंदर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य पुरुष साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो आपका प्रतापगढ़ रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो कोटा रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, राज्य में राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी? तो 1981 के अंदर अंकित की गई थी दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 24.9% है दोस्तों। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनजाति के अंदर भारत में राजस्थान का 6ठा स्थान है। जनसंख्या आकार में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जोधपुर आएगा दोस्तों। पहला आपका जयपुर है, दूसरा आपका जोधपुर है। और राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। तो राजस्थान की पहली जातीय जनगणना 1 नवंबर 2011 को की गई थी। राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है तो आपका प्रतापगढ़ है दोस्तों। 6 से 0 आयु वर्ग में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला प्रतापगढ़। अगर यहाँ पर बांसवाड़ा होता तो बांसवाड़ा रहता दोस्तों, लेकिन सेकंड नंबर आपका प्रतापगढ़ है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में 15वां स्थान है। नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला टोंक के अंदर आएगा। नगरीय क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात टोंक के अंदर है। ग्रामीण में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो पाली रहेगा। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु प्रारंभ किया गया जन मंगल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? जन मंगल आपको 1992 में स्टार्ट हुआ था, जन मंगल कार्यक्रम। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण हेतु विकल्प योजना कब शुरू की गई थी? जन नियंत्रण परिवार कल्याण हेतु विकल्प योजना है, ये योजना स्टार्ट की गई थी 11 मार्च 1995 को। 0 से 6 आयु वर्ग में कम होता लिंगानुपात किसका घोतक है? तो कन्या भ्रूण हत्या का है। जनसंख्या में 0 से आयु वर्ग की जनसंख्या में लिंगानुपात राज्य की संपूर्ण जनसंख्या के लिंगानुपात की तुलना में है तो बहुत कम है दोस्तों। ये आपका बांसवाड़ा का 888 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या का प्रतिशत रहेगा 5.67% है राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान में कौन सी चिकित्सक कृत्रिम पैर के जनक कहे गए जाते हैं? तो डॉक्टर पी के सेठी माने जाते हैं कृत्रिम पैर के जनक। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सर्वोदय आंदोलन का सिद्धराज टड्डा, तो यहाँ ध्यान में रखना। सह से सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता सिद्धराज टड्डा रहेंगे। राजस्थान का नेहरू किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है राजस्थान का नेहरू, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह का संबंध किस जिले से है? तो पीरू सिंह का संबंध रहेगा झुंझुनू से। ठीक है ना दोस्तों। इसके अंदर पीरू के अंदर रू के अंदर देखना, रू के अंदर आपको जैसे मात्रा लगी हुई है तो उसी प्रकार झुंझुनू नू के अंदर भी और झू के अंदर भी नू की मात्रा, इसी प्रकार इसको याद रख सकते हैं। मेजर पीरू सिंह का संबंध झुंझुनू से है। किसे आदिवासियों का मसीहा व बाबूजी कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। निम्न में से किसे आदिवासियों का गांधी या वागड़ का गांधी कहते हैं? तो भोगीलाल पांडे को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। सम्मिलित कीजिए इसके अंदर देखे गोकुल लाल असावा, तो ये देवली टोंक से बिलोंग करते हैं दोस्तों। गोकुल लाल असावा देवली टोंक से। आगे देखिए दोस्तों, गोकुल भाई भट्ट ये आपका हाथवा गांव सिरोही से संबंधित है। छगन लाल चौपासनी ये आपके जोधपुर से संबंधित है। बाल मुकुंद बिस्सा ये डिडवाना नागौर से संबंधित है दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन खदेड़ेगा? 21 का कथन था अर्जुन लाल सेठी का था। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नामक पुरस्कार के लेखक है, पुस्तक के लेखक है तो सुमनेश जोशी है दोस्तों। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नामक पुस्तक के लेखक आपके सुमनेश जोशी। देश की प्रथम फड़ चितेरी कलाकार है पार्वती जोशी है दोस्तों। फड़ चितेरी कलाकार पार्वती जोशी। राजस्थान की पहली दुपरद गायिका है तो मधु भट्ट तेलंग है। दुपरद गायिका मधु भट्ट तेलंग है। बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध थे तो विजयदान देथा थे। किस प्रसिद्ध राजस्थानी महिला साहित्यकार की प्रमुख कृति के रे चकवा बात
ये है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। हिरणा मौन साध वन चारणा किसकी रचना है? हिरणा मौन साध वन चारणा ये चंद्र प्रकाश देवल की है। चंद्र प्रकाश देवल की है। तो देवल चारणी आपने सुना होगा, तो ये उसी से संबंधित कर लेना दोस्तों। चंद्र प्रकाश देवल की है हिरणा मौन साध वन चारणा की रचना चंद्र प्रकाश देवल की। डूंगरजी व जवाहरजी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? डूंगरजी जवाहरजी ने बीकानेर और जोधपुर की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छहम नामक धारण किया था? यानी कि क्रांतिकारी को गिरफ्तार से बचने के लिए अमरदास वैरागी का जोरावर सिंह बारेठ ने वेश धारण किया था। छहम का मतलब होता है धारण करना, कोई वेश धारण करना। राज्यों में राज्यपाल की स्थिति क्या है? तो नाम मात्र का पदाधिकारी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है? किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 154 के तहत है दोस्तों। निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? तो देखिए इसके अंदर असुमान सिंह रहे थे, बलीराम भगत रहे थे, ओम प्रकाश मेहरा रहे थे, लेकिन वीपी सिंह नहीं रहे थे दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्य नहीं रहे? तो ये अंशुमान सिंह कार्यकारी सदस्य नहीं रहे, जबकि जगत नारायण, के.डी. शर्मा और वेदप्याल त्यागी, जगत नारायण शर्मा और के.डी. शर्मा ये कार्यकारी सदस्य राज्यपाल रहे थे, जबकि अंशुमान राज्यपाल रहे थे। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए। राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता थे, तो हरिदेव जोशी थे। किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है? तो राज्य विधानमंडल का गठन किया गया अनुच्छेद 168 के अंदर। विधानमंडल 68 है, ठीक है ना, 168 के अंदर इसका गठन किया गया है। आपातकाल में राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किस राज्य के उच्च न्यायालय की कौन सी मुख्य अधिकारिताएं हैं? तो इसके अंदर देखिए रीट अधिकारिता है, उसके बाद में अपीलीय अधिकारिता है और पर्यवेक्षीय अधिकारिता है, ठीक है ना। लेकिन परामर्शदायी अधिकारिता इसके अंदर नहीं आएगी। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हर्ताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है। भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया गया हो, ये कुछ जरूरी नहीं है दोस्तों। इसके अंदर कम से कम 10 वर्ष तक एक से अधिक न्यायालयों में निरंतर वकालत की हो, ये इसकी सभी अर्थाएँ रहेगी दोस्तों। लेकिन ये 15 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में होती है, तो 3 माह में एक बार होती है दोस्तों। ग्राम पंचायत की बैठक होती है तो 1 माह में 2 बार होती है। ये तो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की तो 3 माह में एक बार होती है, ठीक है ना, यानी कि साल के अंदर 4 हो गई। और ग्राम पंचायत की बैठक होती है 1 माह में 2 बार होती है दोस्तों, ठीक है ना। आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय निम्न में से किस समिति को जाता है? तो बलवंत राय महत्या समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार के संदर्भ में राजस्थान से संबंधित समिति नहीं है। पंचायती राज से संबंधित राजस्थान से के अंदर सुधार प्रणाली संबंधित समिति नहीं है। तो इसके अंदर देखें सादी काली समिति दोस्तों इसके अंदर है, जी.एल. व्यास समिति है और अरुण कुमार समिति है, लेकिन अशोक मेहता समिति दोस्तों इसकी नहीं है। पंचायती राज से संबंधित नहीं है अशोक मेहता समिति, लेकिन सादी काली, जी.एल. व्यास समिति और अरुण कुमार समिति इससे संबंधित है। राजस्थान पंचायती अधिनियम 1953 कब से लागू हुआ था? पंचायती अधिनियम 1953 1 जनवरी 1954 से लागू हुआ था। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार संबंधी सुधारों हेतु गठित समितियों में असत्य को पहचानिए। तो पंचायती राज के अंदर सुधारों से संबंधित पहली हरीश चंद्र माथुर समिति 1963 की है, और दूसरी आपका शिवचरण माथुर ये 2000 की है, सन 2000। गुलाब चंद कटारिया मंत्रिमंडलीय उप समिति 2004-5 की, ठीक है ना। लेकिन हरलाल सिंह खर्रा ये 1995 ये इसका असत्य रहेगा दोस्तों। हरीश चंद्र ध्यान रखना 1963, शिवचरण माथुर 2000, गुलाब चंद कटारिया मंत्रिमंडलीय उप समिति 2004-5 की है। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उपाध्यक्ष को देता है ये। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्य की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो विधानमंडल का होता है। अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके अंदर देखें दोस्तों, इसके अंदर 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले कंप्लीट हो, ठीक है ना। सॉरी, इसके अंदर दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेता है?
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 219 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष नहीं लेता दोस्तों, ये आपका संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष लेता है। ग्रामीण व शहरी शिल्पियों व दस्तकारों की सहायतार्थ शिल्पबाड़ी योजना कब प्रारंभ की गई थी? शिल्पबाड़ी योजना का संबंध है 1987-88 से दोस्तों, ठीक है ना। शिल्पबाड़ी 87-88, शिल्प 87-88, शिल्प 87-88, ठीक है ना। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013-14 के अंदर। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 13-14 साल के अंदर लड़का उद्योग के अंदर जाना चाहता है, ठीक है ना। तो 13-14 के अंदर, ठीक है ना, 2013-14 के अंदर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 2008 को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का शुभारंभ 15 अगस्त 2008 को। पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2008 को हुआ था। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कब लागू की गई थी? 2011 के अंदर लागू की गई थी। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम किस वर्ष से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार का है, ये 1989-90 से किया जा रहा है, 89-90 से 89-90 के, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सारे सत्य रहेंगे दोस्तों। यह योजना का क्रियान्वयन श्रम कौशल एवं उद्यमिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह योजना 1 जनवरी 2022 से लागू की गई है। इस योजना में पुरुष लाभार्थी को 4,000 रुपये तथा महिला ट्रांसजेंडर विशेष योग्यजन को 4500 रुपये भत्ता दिया जाता है। उपरोक्त सभी सत्य है। गुरु गोलबलकर जन भागीदारी योजना का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है। तो महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर दिया गया है। गुरु गोलबलकर जन भागीदारी योजना का महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर दिया गया है। विकास के लिए फैशन संबंधित है। तो ये खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने से संबंधित विकास के लिए फैशन संबंधित है। खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने के लिए बजट घोषणा में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हेतु कितने रुपए का प्रावधान है? बजट घोषणा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए 150 करोड़ प्रावधान है। वंचित वर्गों को उद्यम स्थापित करने हेतु कौन सी योजना लाई जाएगी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 से लाई जाएगी। प्रतिदिन की जिंदगी में किसी क्लासिक अनुबंधन द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर धनात्मक भाव को, ऋणात्मक भाव को, डर या फोबिया को, लेकिन कौशल को प्रतिदिन की जिंदगी में अनुबंधन द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया शामिल नहीं है तो संज्ञानात्मक स्मृति आएगी, प्रत्यक्षण आएगा, चिंतन आएगा, संधि स्थल नहीं आएगा दोस्तों। पावलोव के बारे में सही नहीं है। तो पावलोव उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्वर्ण सिद्धांत दिया था। पुनरावृत्ति व सीखने के अस्थायित्व पर बल दिया था और साचार्य व क्रांतिक प्रयोगात्मक संभाव्यता पर बल दिया था, लेकिन साधनात्मक अनुबंधन पर बल नहीं दिया था। इसका सही नहीं है दोस्तों। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने में पुनर्बलन का सुझाव दिया गया है? तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत में दिया गया दोस्तों। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी, ठीक है ना। अधिगम नियोग्यता का लक्षण होता है। अवधान संबंधी बाधा होती है दोस्तों। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो इसके अंदर देखें, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना अधिगम को प्रदर्शित करता है। और उसके बाद देखें दोस्तों, स्वादिष्ट भोजन चक्कर मुँह में लार लाना, यह भी करता है। चलना, भागना, फेंकना 5 वर्ष की अवस्था में होता है। उपरोक्त सभी इसका सही रहेगा दोस्तों। आगे देखें, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु किस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए किस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है? वह है, तो देखिए दोस्तों, आवर्ती का सिद्धांत। बार बार अगर आवर्ती करेंगे तो वह अधिगम स्थायी हो जाएगा। कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना ये ज्ञान से संबंधित होगी दोस्तों। परिवार एक साधन है तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। इसके अंदर हम नैतिक गुणों को सीखते हैं, सामाजिक गुणों को सीखते हैं। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा दिया गया था? और डेविड आशुबेल के द्वारा दिया गया था। आशुबेल आपके शाब्दिक अधिगम से संबंधित दोस्तों। इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो अनुभवजन्य जो सिद्धांत है वो आपका दिया गया था कार्ल रॉजर्स के द्वारा। अधिगम के प्रकार दिए गए थे जो गन्ने के द्वारा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया था बंडूरा के द्वारा। और अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया गया था दोस्तों कोलर के द्वारा। वर्दिमर कोलर कोपका के द्वारा अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया गया था। इसके अंदर और तो सारी गलत है, लेकिन ये अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कार्ल रॉजर्स के द्वारा दिया गया था। परछा अधिगम किसके विकास में सहायक है? परछा अधिगम किसके विकास में सहायक है? तो संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायता है।
चलो दोस्तों, ये आपके एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।